नमस्कार, आई एम डॉक्टर चारू पाठक। मैं शाल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में सीनियर कंसल्टेंट हूँ इन ऑब्स-गायनी डिपार्टमेंट। आज हम यहाँ पर इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली इनफर्टिलिटी एक बहुत ही वेग टर्म होता है एंड इनफर्टिलिटी डिस्कस करने के लिए या उसके कॉजेज़ को डिस्कस करने के लिए हमें मेल और फीमेल दोनों फैक्टर्स सुनने पड़ते हैं। सो रिगार्डिंग फीमेल फैक्टर्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एज ऑफ द फीमेल। ये फैक्टर मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सो यदि किसी फीमेल का एज ज़्यादा है, सो वी कंसिडर इट एज मोर देन 30 to 35 ईयर्स ऑफ एज, और उसके साथ कुछ और बैकग्राउंड्स हैं, जैसे उसको यदि कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, पहले से जन्मजात विकृति है या फिर कोई कंजेनिटल एनोमली है, तो ये चीज़ें होती हैं जो हमको स्क्रीन करनी होती है यदि हमारे पास कोई कपल आता है एज अ इनफर्टिलिटी। सो हम यदि कोई पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम उसे इनफर्टाइल तभी बोलते हैं व्हेन दे आर टुगेदर फॉर 1 ईयर और वो पूरे 1 साल तक रेगुलर बेसिस पे ट्राई करते हैं। यदि रेगुलर बेसिस पे ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वी कॉल देम एज इनफर्टिलिटी। अब इसमें फीमेल फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला एज। सेकेंड थिंग कंजेनिटल एनोमली, जो हम अल्ट्रासाउंड या किसी और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता करते हैं। कंजेनिटल एनोमली में यदि फीमेल का यूट्रस अच्छे से नहीं बना है, ट्यूब नहीं बनी है, उसको ब्लॉकेज है या उसका ट्यूब में ब्लॉकेज है या फिर उसके ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे हम कंजेनिटल एनोमली बोलते हैं। थर्ड फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ डेज इज पीसीओडी। दिस इज द फैक्टर विच इज रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। ओबेसिटी, आज की डेट में हमारा बहुत जंक फूड होता है। पीसीओडी बहुत एक कॉमन फैक्टर है फीमेल्स के लिए। तो दिस पीसीओडी कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें बहुत टाइप के हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जैसे थायराइड गड़बड़ हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, जिसकी वजह से पीरियड्स एबनॉर्मल होते हैं एंड एग अच्छे से रिलीज़ नहीं होता, और जो एग रिलीज़ भी होते हैं उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें ध्यान देना है। उसके बाद फीमेल्स में इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। सो फीमेल्स में इन्फेक्शन को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। यदि इन्फेक्शन होता है तो इट माइट गो टू योर ट्यूब्स। ट्यूब में इन्फेक्शन होने से वो अंदर चिपक जाती हैं, उनका फ्री फंक्शन नहीं होता है। तो जो हमें कंसीव करने के लिए एग को ओवरी से यूट्रस के अंदर आने की ज़रूरत है या फिर स्पर्म से मिलने की ज़रूरत होती है, तो यदि ट्यूब ब्लॉक होता है तो वो नहीं मिल पाते हैं। रिगार्डिंग मेल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एज। एज इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता मेल्स को, लेकिन उसके अलावा यदि उनके स्पर्म बनने में कुछ प्रॉब्लम है, यदि उनको वेरिकोसील है, दैट इज़ जो टेस्टिस होती है जहाँ पर स्पर्म बन रहा है, उसके आसपास यदि कुछ नसों का सूजन आ जाता है, तो उसे हम वेरिकोसील बोलते हैं। जहाँ से स्पर्म बन के नीचे तक आता है, यदि उस ट्रैक्ट में कुछ ब्लॉकेज होता है, उसे हमें देखना होता है। और इसके अलावा जो सारे मॉर्बिड फैक्टर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम है, उनका लाइफस्टाइल है। कुछ मेल्स इवन इफ दे आर यंग दे आर इनफर्टाइल बिकॉज वो जिमिंग का शौक है आजकल, तो जिमिंग की वजह से दे आर ऑन द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो यूजुअली दे टेक स्टेरॉयड हार्मोन्स और वो बहुत ज़्यादा हार्मोनल इनटेक लेते हैं, तो इसी की वजह से उनका स्पर्म का क्वालिटी ख़राब हो जाता है। रिगार्डिंग कॉमन फैक्टर्स, सो देर आर मेनी अननोन फैक्टर्स जो कि हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते कि इस वजह से इनफर्टिलिटी है। तो ये फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें इवैल्यूएट करना मुश्किल होता है। इनफर्टाइल कपल के लिए इट इज़ वेरी वेरी ट्रॉमेटिक टू गो थ्रू द इन्वेस्टिगेशंस बिकॉज उसमें पैसा बहुत लगता है। आपको अच्छा गाइडेंस यदि नहीं मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हो। तो हम आपको यही सलाह देते हैं कि यदि आप अपने इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक अच्छा डॉक्टर एंड अच्छा हॉस्पिटल चूज़ करें। सेकेंड थिंग, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ योर ट्रीटमेंट। थर्ड थिंग, यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर। फोर्थ, यू हैव टू मैनेज योर लाइफस्टाइल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसमें रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, जंक फूड आपको नहीं खाना है। यू हैव टू इंक्लूड ओमेगा 3 एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इन योर डाइट। आपके डॉक्टर्स आपको बहुत सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जिन्हें आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो 10 दिन 15 दिन अपनी मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमको इफेक्ट नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होता। ये जो मेडिसिन होती हैं, ये मेडिसिन को लेने के लिए बहुत लंबा टाइम देना होता है, और जब आप मिनिमम 3 to 6 मंथ्स लेते हैं तब जाके इन मेडिसिन का इफेक्ट आना स्टार्ट होता है। सो बेसिकली इफ़ वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ इनफर्टिलिटी,
सिंस दिस इज़ वेरी शॉर्ट टाइम टू एक्सप्लेन दिस, तो फीमेल फैक्टर्स होते हैं, मेल फैक्टर्स होते हैं, एंड देयर आर सम कॉमन फैक्टर्स। तो इवैल्यूएशन में हम फीमेल की सबसे पहले बॉडी इवैल्यूएट करते हैं कि कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है, मेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारे ऑर्गन सही हैं कि नहीं। सेकेंड थिंग, उसका ट्यूब ओपन है या ब्लॉक है। थर्ड, उसके एग्स अच्छे से बन रहे हैं या नहीं, जिसे हम हार्मोनल टेस्ट के थ्रू देख सकते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम देख सकते हैं। फोर्थ थिंग, उसका जो वेट है वो कैसा है और उसके अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। इसके अलावा हम उसको गाइड करते हैं रिगार्डिंग प्रॉपर डाइट, मेडिकेशन, सो दैट उसका एग का क्वालिटी अच्छा होता है, स्पर्म का क्वालिटी अच्छा होगा, एंड विद द रेगुलर ट्रीटमेंट यू गो फॉर वन मोर टेस्ट, HSG। HSG एक टेस्ट होता है जिसमें हम ट्यूब का टेस्ट करते हैं और उसको हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ अ ट्यूबल ब्लॉकेज और नॉट, वेदर फ्री स्पिलेज इज़ देयर और नॉट। यदि आपका ट्यूब ही ब्लॉक है तो उस हिसाब से आपके ट्रीटमेंट को थोड़ा सा डायरेक्शन देना पड़ता है। जिसके ट्यूब ब्लॉक होते हैं उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, जिसके ट्यूब्स ओपन है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। रिगार्डिंग मेल, वी हैव टू कंसिडर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिमिंग को थोड़ा सा कंट्रोल वे में करना होता है। यू डोंट हैव टू टेक स्टेरॉइड्स एज सप्लीमेंट्स, एंड अगर कुछ हमें डाउटफुल लगता है तो हम यूरोलॉजिस्ट या सर्जन का ओपिनियन लेते हैं, उनको हम एग्जामिनेशन करवाते हैं, एंड उसके आगे जो मेल के ट्रीटमेंट होते हैं वो करने होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांट टू से अबाउट इनफर्टिलिटी, बिकॉज इसके और ज़्यादा डिटेल में आपको यदि ट्रीटमेंट लेना है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। थैंक यू सो मच।